बच्चों सभी को बहुत बहुत नमस्ते। आज मैं आपको मैट्रिक्स करवा रहा हूँ। क्लास आपकी 12th है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में सुन लो। मैट्रिक्स जिसे कहते हैं एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। ठीक है, ये नंबर हो फंक्शन कुछ भी हो, मतलब अगर रेक्टेंगुलर में हम दिखा रहे हैं ऑर्डर में, मतलब लाइन वाइज नंबर्स को, तो मैट्रिक्स की फॉर्म कहलाती है। मैट्रिक्स के अंदर जैसे ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हमने बना दिया, मैंने लिखा 4 या 3 या 2 या 1, ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है मैट्रिक्स, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, और ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं इसके पहले इस चैप्टर को करवाने से पहले इसके कुछ रूल्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 1 है कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम बनाना होता है, जैसे ये कॉलम, ठीक है, इसे कॉलम बोलते हैं। दूसरी होती है रो मैट्रिक्स। कौन सी होती है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में रो होती है, रो मतलब पता ना पंक्ति, तो पंक्ति में बनाना पड़ता है, इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तीसरी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपको सारे रूल्स पता हैं तो चैप्टर आप आराम से फटाफट खुद ही कर सकते हो। सबसे पहले तो पहले एक्सरसाइज के लिए रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे मैंने लिखा 4, तो हर तरीके से बराबर है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 4 1 2 3, तो यहाँ से और यहाँ से भी बराबर है। देखो, रो भी बराबर है, कॉलम भी बराबर है, तो ये भी क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे 3 वाली बना सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 3 8 8 4, तो ये देखो यहाँ पे भी रो 3 है, कॉलम भी 3 है, तो ये भी क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाओ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की खास बात बच्चों ये होती है कि उसमें जो डायगोनल होती है ना, उसकी वैल्यू होती है, बाकी जो जितने भी सारे टर्म्स होते हैं उनकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मैंने अगर 1 लिखी तो अगर ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, लेकिन इसमें हम इसमें और उसमें डिफरेंट पता लगा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये 2 वाली हो जाए तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि एक तरफ वैल्यू है बाकी तरफ 0। डायगोनल मैट्रिक्स की हर बात क्या होती है? एक तरफ जो एक डायगोनल होती है ना, विकर्ण, एक विकर्ण की वैल्यू होती है, बाकी सारे उसमें 0 0 होते हैं। नंबर कोई भी हो सकता है, नंबर कोई भी हो सकता है। ये सारा नोट कर लेना अच्छे से, और जो मैं मिटा रहा हूँ उसकी स्क्रीनशॉट लेके पहले वाला उसको अच्छे से दोबारा से नोट कर लेना। नहीं समझ आए दोबारा देख लेना, आ जाएगा, क्योंकि नया कंसेप्ट है, बिल्कुल एक बार में नहीं आएगा। ठीक है, अब 3 वाला देखो, 3 0, यहाँ 8 लिख लिया, 4, तो ये 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, तो हर जगह 0 0 आएगा। और खाली जो डायगोनल होगी ना उसकी वैल्यू होनी चाहिए, बाकी सारी क्या होंगी? वैल्यूज 0 0 होंगी। क्या होंगी? 0 0 होंगी। तो मैंने आपको 4 बता दिए, डायगोनल मैट्रिक्स से बता दिए। अब अगली बता रहा हूँ, 5वें नंबर पे आती है, जिसका नाम होता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की खास बात ये होती है, डायगोनल की तरह होती है, लेकिन खास बात ये होती है कि इसकी वैल्यू सेम होती है। अगर ये 3 है तो 3 3 ही आएगा हर जगह, समझ में आएगा? वैल्यू सेम होगी। क्या होगी? वैल्यू सेम होगी। ये स्केलर और डायगोनल में डिफरेंट है, तो बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर भी वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि स्केलर जो मैट्रिक्स होती है उसकी वैल्यू सेम होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद 6ठे नंबर पे आती है आइडेंटिटी। कौन सी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात क्या होती है कि हर जगह सिर्फ 1 1 होगा। क्या होगा? खाली 1 1, बाकी सब जगह 0 0 होगा। ये खास बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात यही है कि इसमें 1 1 वैल्यू होती है। क्या होती है बच्चों? 1 1 वैल्यू होती है। उम्मीद करता हूँ मैट्रिक्स सारी समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, और ये 6 हो गई, एक लास्ट बच गई है जो 7वें नंबर पे है, जिसको बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? जीरो मैट्रिक्स।
जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है सब जगह जीरो जीरो आएगा। क्या आएगा? सब जगह जीरो जीरो आएगा। तो आपसे एक नंबर का अगर पूछेगा कि इस मैट्रिक्स का नाम बता, तो आप बता दोगे इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चों, ये A11 जब हम ये बनाते हैं ना मैट्रिक्स, तो इस ये A1 लिखा, ये 1 1 8 1 2 1 3, ये लिखा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। मैंने 3 रो 3 कॉलम वाले लिए। पहले वाला जो वैल्यू होती है ना 1 1, इसको I और इसको J कहा जाता है। I डिनोट करता है रो को और J डिनोट करता है कॉलम को। I डिनोट करता है रो को, J करता है कॉलम को। तो इस 1 1 का मतलब है कि पहली रो पहला कॉलम। अगर आपसे पूछ ले A3 5 बताइए, 3 5 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी छोटा ही सीख लो। 3 2 बताइए, A3 2 बताइए, तो आप क्या बोलोगे? थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2, तो ये वाली वैल्यू आ गई ना। अब यहाँ पर तो मैंने लिख दिया कि कौन सी वैल्यू किसकी है, लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछेगा। अब वो पूछेगा कि आप सेकंड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू बताइए। सेकंड रो 1 2, ये रही सेकंड। थर्ड कॉलम कौन सा है? सेकंड रो ये रही पूरी, और थर्ड कॉलम कौन सा है? ये। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? 4। ये आ गया 4। देखो आंसर ये है ना 4। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। पहले रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। रो कॉलम 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 रो कॉलम। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं I और J से। I किसको डिनोट करता है? रो को। J किसको डिनोट करता है? कॉलम को। उम्मीद करते हो अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि रो और कॉलम कौन कौन से होते हैं, कैसे पता लगाए जाते हैं। नहीं आएगा दोबारा देखना पड़ेगा तुम्हें, और अच्छे से नोट कर लेना, तो सारी मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ मैं बुक का। ठीक है, बुक में क्वेश्चन दे रखा है पहला 2 5 19 -7 35 माइनस का 2 5/2 12 √3 1 माइनस का 5 17। ठीक है, अब आपने अपनी बुक भी खोल के देखते रहना साथ ही साथ। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए कि इसमें ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। तो बताओ ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। बताओ ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको बताना पड़ेगा रो मल्टीप्लाई कॉलम, कितने रो और कितने कॉलम है। अब जल्दी से बता दो फटाफट कि कितने रो और इसमें कितने कॉलम है। आपको पता है कितने रो है? 1 2 और 3, तो 3 रो है, और कॉलम कितने? 1 2 3 4। ठीक है, 4 कॉलम होंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, कितने एलिमेंट हैं। देखो ये इनको एलिमेंट कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट। अब देखो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 12 एलिमेंट आ गए। कितने एलिमेंट आ गए? 12। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है ये अपने आप मुझे करके दिखाना। इसने पूछा है A13 कितना होगा? A13 तो रो फर्स्ट। ठीक है, कॉलम तीसरा, तो क्या वैल्यू आ गई? 19। क्या आ गई वैल्यू? 19। ठीक है, सब में आ गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो,
दूसरे क्वेश्चन पूछा है कि एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट दे दिए, एलिमेंट कितने हैं 24, कितने एलिमेंट हैं 24। अब ये कह रहा है पॉसिबल, इसके बताओ ऑर्डर बताओ कितना है। मतलब अगर आपसे एलिमेंट पूछ रहा है 24, अभी आपने देखा था एलिमेंट निकालने का तरीका क्या था, एलिमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम होता है एलिमेंट निकालने का, है ना। तो अब रो और कॉलम को कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा। 24 कैसे कैसे आ सकता है, 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 8 24, 4 6 24, ठीक है। तो इस तरह अब बाकी इनका उल्टा कर दो, ठीक है। 6 6 24, तो इसका मतलब 6 6 24 और 8 से 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो आप आंसर के लिखोगे एलिमेंट कौन कौन से, तो 1 24, 2 12, 3 8, 4 6, 6 4, 8 3 और 12 और 2, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि एलिमेंट्स कैसे निकालने होते हैं। अगला वाला इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको खुद करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप खुद करोगे और उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन भी आप खुद करोगे अपने आप, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना, फिर मैं थर्ड को भी करवा दूंगा और फोर्थ को भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब 5th क्वेश्चन में बोला है ए आई जे 1/2 माइनस 3i प्लस जे। अब इसकी क्या बनानी है, इसने बोला है कि कंस्ट्रक्ट, ऊपर लिखा हुआ है 3 × 4 की बनानी है। किसकी बनानी है, मैट्रिक्स। अब हमें इसकी मैट्रिक्स डेवलप करनी है, क्या करनी है, मैट्रिक्स डेवलप करनी है। तो सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स डेवलप करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, 3 रो और 4 कॉलम निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, 1 1 1 2 1 3, देखो 3 रो और कॉलम 4 है तो 1 4 तक जाएंगे, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। तो कितनी रो हो गई, 1 2 3 रो हो गई। कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 कॉलम हो गए। तो हमें सारी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। ऐसे पूछेगा आपसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मैं 5वें का पहला जो है ना करवा रहा हूँ, उसका खाली 1-2 पार्ट करवाऊंगा, बाकी आपको खुद ही करने हैं। अब जैसे इन्हें बोला 1 1 निकालो, तो A 1 1 यानी कि रो 1 है और कॉलम भी 1 है। तो I क्या होता है, रो, J क्या होता है, कॉलम, ये दिया भी हुआ है। अब पुट कर दो इसमें 1/2 माइनस 3, I की वैल्यू कितनी है 1, J की वैल्यू कितनी है 1, 3 एकम 3 और 1, 3 में से 1 कितना बचा 2, माइनस का 2, लेकिन यहाँ पे साइन डला हुआ है। साइन का मतलब कोई भी होगा तो बाहर प्लस हो जाएगा, तो 1 आ गया। क्या आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 1 के लिए 1 आ गया। अब 1 2 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 1 2, तो मैं तो यहाँ मिटोर हूँ, ठीक है। अब 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे ये 2 पुट कर रहे हैं। अब 2 पुट कर रहे हैं तो जहाँ पर J है वहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। हमने कौन सी वैल्यू पुट कर दी है 1 2 पुट कर दिया है। और 1 2 पुट कर दिया तो 3 में से 2 के माइनस का 1 बचा, और माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, तो 1 किस मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा 1/2। तो हमारा आंसर ऐसे ऐसे आता रहेगा। पहले वाले का कितना आया था 1, दूसरे का कितना आएगा 1/2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे सारे आंसर आते रहेंगे और हमारे आंसर सोल्व हो जाएगा। अगर ये नहीं आएगा तो दोबारा बता देना, पूरा बता दूंगा। ये याद रखना, यहाँ पे एब्सोल्यूट का साइन लगा हुआ है, एब्सोल्यूट का साइन लगा हुआ है, और एब्सोल्यूट का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कोई भी माइनस वाला हो बाहर निकल के प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको 5वां क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है। अब आ जाओ 6ठे क्वेश्चन पर। 6ठे क्वेश्चन का पहला पार्ट है 4x 3/5 y 1 z 5, ठीक है। अब ये दे रखा है, इसने बोला इसको सॉल्व करो। तो बहुत आसान होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, इसे कंपेयर कर देना होता है। क्या करना होता है, कंपेयर।
ठीक है, तो आप ये लिख दोगे कंपेयरिंग, क्या लिख दोगे, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये लिखना जरूरी है, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो x बराबर कितना आ गया 1 और z बराबर कितना आ गया 3, ठीक है, और y बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो छठा क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट पूरा हो गया। बाकी इसके जितने भी सारे पार्ट हैं वो अपने आप ट्राई करना, अगर नहीं आएंगे तो बता देना, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 और 13, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसमें भी सबसे पहले वो लिखेंगे कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया और ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब ये चारों आ गए, अब इनको सोल्व करना है, सोल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, पहले इन दोनों को, इसको, ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को ले लिया, फर्स्ट और थर्ड को ले लिया, ठीक है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो a माइनस बी बराबर माइनस का 1 है, ठीक है, और 2a माइनस बी इज इक्वल टू में कितना दे रखा 0, साइन चेंज कर दो, माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये दोनों कट गए, माइनस का a आ गया, तो ये माइनस का a बराबर माइनस का 1, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया, a बराबर कितना आ गया 1। आप पुट कर दो किसमें, फर्स्ट में, किसमें पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो। तो फर्स्ट पे पुट करोगे तो a कितना है 1 माइनस बी इज इक्वल टू में कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। इस तरीके से सेकंड और फोर्थ को सॉल्व कर लोगे, किसको सॉल्व कर लोगे, सेकंड फोर्थ को सॉल्व कर लोगे, और जब सेकंड और फोर्थ को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर वो भी निकल आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 7 तक क्वेश्चन तुम्हें अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन, जो 8वें क्वेश्चन है वो आपको बाद में समझाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।